प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो हमने देखा था कि उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर हमने देखा था जो फोर्स लग रहा था वो सेंट्रीपिटल लग रहा था। ठीक है, इस वजह से वो गोल गोल घूम रहा था। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन हम लोगों ने देखनी है कि इस चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो हमें इसके क्या क्या एडवांटेजेस या हम कहें क्या क्या यूजेस इसके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम पहले वेलोसिटी सेलेक्टर से। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर पार्टिकल को चूज़ कर पाएँ जिसका वेलोसिटी भी क्या हो, बहुत स्पेसिफिक हो। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें किस तरह से हेल्प करता है उसके लिए हम लोग यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कह रहे अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर इनवर्ड द पेज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड द पेज है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेटअप करके रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट से बच्चों राइट की तरफ हमने ये पॉजिटिव प्लेट बना ली और ये हमारा नेगेटिव प्लेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की, वो तो हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ है बच्चों। क्लियर है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड द पेज है। ठीक है ना, फ्रॉम द फिगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular inward the plane of paper। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट। यानी कि लेफ्ट से हमारा किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। यानी कि पॉजिटिव प्लेट से बच्चों किधर जा रहा है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक पार्टिकल को भेजते हैं या ऐसे हम लोग एक पार्टिकल की स्ट्रीम को भेजते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम लोगों ने क्या रख लिया, एक सोर्स रख लिया। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारे पास एक सोर्स है। इससे क्या निकलती हैं, स्ट्रीम निकलती हैं पार्टिकल की स्ट्रीम एक नैरो बीम के थ्रू निकलती है, यानी एक नैरो बीम की तरह निकलती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक नैरो बीम निकलती है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ नैरो बीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल लिखना बच्चों, नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारी स्लिट्स थी। ये स्लिट्स जस्टिफाई कर रही हैं कि ना हमारी बीम बिल्कुल सीधी निकले। अगर कोई पार्टिकल इधर या इधर निकल रहा है तो वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर ना कर पाए। अब देखो यहाँ इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, इन फिगर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड magnetic field are set up in such a way
दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से बच्चों बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ऐसा हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप करके रखा। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आई? तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन वो तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द पेज है। ठीक है, बी परपेंडिकुलर इनटू द पेज। ठीक है, ये हमारा ई। अब होगा क्या बच्चों, देखो अगर मान के चलते हैं कि ये सोर्स पार्टिकल जो सोर्स है हमारे पास वो पार्टिकल निकाल रहा है, वो पॉजिटिव भी निकाल रहा है और नेगेटिव भी निकाल रहा है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चलता हूँ कि फिलहाल यहाँ पर जो पार्टिकल एंटर कर रहा है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव वाला है। अब पॉजिटिव वाले पार्टिकल की बात करें तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फील्ड लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्लियर है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स की डायरेक्शन हमें जो मिलेगी वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मिलेगी। किससे मिलेगी बच्चों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाते हैं तो आप लोग देखो कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स फिंगर वो डायरेक्शन दे रही है हमारे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल को। तो थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। यानी कि यहाँ पर जब फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो ये फोर्स हमें इस तरफ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी कि दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा हुआ कि ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है ना, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, तो हम देखेंगे ना तो चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट करेगा ना इधर करेगा, वो बिल्कुल सीधा का सीधा निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सपोज करके चलते हैं, लेट इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का सेंस हमें पता है कि अपोजिट है। द डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर अपोजिट, यानी कि दो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, ये हम लोगों को नज़र आ रहा है। अब हम देखें कि अगर ऐसा हो जाए एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, दोनों फोर्स यहाँ पर इक्वल हो जाए। एफ बी फोर्स होता है क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, और ये हो गया क्यू ई। ठीक है ना, हमें पता है। ठीक है, क्यू से हमारा क्यू कट गया, वी इज इक्वल टू ई बाय बी, यानी कि हम लोगों ने एक ऐसा वेलोसिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, जो ई बाई बी रेशो के इक्वल आए। यानी कि अगर हम ई बाई बी का रेशो निकाल लें तो हमें पता रहेगा कि किस वेलोसिटी का पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकलेगा। ठीक है, यहाँ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, अगर ई बाई बी का रेशो उस वी के इक्वल आ गया तो हम लोग देखेंगे वो पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधा निकल गया। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ई बाय बी के इक्वल है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर ज़्यादा हो जाए तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, और ये एप्लीकेबल है दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर, यानी कि ये प्रिंसिपल works for both kind of charges। ठीक है, दैट इज फॉर नेगेटिव एंड फॉर पॉजिटिव, यानी कि दोनों के लिए सेम करेगा। ठीक है ना, अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता और हमारा मैग्नेटिक इधर लगता, तब भी हमारा वेलोसिटी जो पार्टिकल का था वो बिल्कुल सीधा निकलता, यानी कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधा सीधा निकल जाता।
फंडा क्लियर हो रहा है बच्चों? आप लोगों ने बस ये देखना है कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी सोर्स से निकलकर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, उस केस के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकला, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो E बाई बी के इक्वल होगी, यानी कि रेशो E बाई बी के इक्वल होगा, तभी हमारा पार्टिकल बिल्कुल सीधा का सीधा निकलेगा। क्लियर है? बात समझ में है आप लोगों के? ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ ले कि सर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हम लोगों को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है वो 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो 0.6 टेस्ला दे रखा है, 0.6 टेस्ला दे रखा है। तो हम लोगों ने V बताना है कितना होगा। V निकालने का फॉर्मूला सिंपली है, E बाई बी के इक्वल होता है। E की वैल्यू 2 इंटू 10⁴ और ये 0.6 है। पॉइंट को हटाएंगे तो बच्चों 2/6 गुना में 10 की पावर 5, यानी कि यहाँ पर आ गया 0.33 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं आने वाला, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो E और B का वैल्यू है कितना। अगर वो हमें पता है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या है बच्चों? मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो, मास जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमें हेल्प करता है एक ऐसे चार्ज पार्टिकल का मतलब कि हम कहें कि वो हमें हेल्प करता है, जो चार्ज पार्टिकल है मास बाय चार्ज रेशियो जिसका एक पर्टिकुलर हमें चाहिए, उसको सेपरेट करने में। ठीक है ना? यानी कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये यूज होता है, यूज फॉर सेपरेट द आयंस of specific mass to charge रेशियो, यानी कि जिसका मास बाय चार्ज रेशियो हमें कांस्टेंट चाहिए, उस पार्टिकल को हम लोगों को सेपरेट करने में ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ये मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है? ये मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हमें किस वेलोसिटी का पार्टिकल चाहिए। अगर किसी पार्टिकल की स्पेसिफिक वेलोसिटी अगर हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? पहले वेलोसिटी सिलेक्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक वेलोसिटी सिलेक्टर बना लें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्लेट बना ली। एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी और एक प्लेट हमारी नेगेटिव होगी, जैसा अभी हम लोगों ने करा था। ठीक है, ये दोनों के दोनों फील्ड बच्चों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फील्ड बच्चों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, और ये हमारी स्लिट्स हैं। नीचे की तरफ हम लोगों ने क्या रखा है? एक सोर्स रखा। इस सोर्स से क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रॉन या हम कहें बीम निकलेंगी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है ना? और जिसका वेलोसिटी बच्चों v इज इक्वल टू E बाय बी है। क्लियर है? यानी कि ये क्या हमारे पास एक वेलोसिटी सिलेक्टर है। ये तो क्या करेगा? प्राइमरी हम लोगों को एक पर्टिकुलर चार्ज देगा
जिसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू ई बाई बी है। ठीक है ना। यहाँ पर मान के चलें कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो हमें मिल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और दूसरा हमें बी मिल रहा है बच्चों वो बी नॉट के यानी कि माइनस के, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को ये मिल रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा है कि ये नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन और बनाते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन हमें बताएगा कि चार्ज पार्टिकल का मास बाय चार्ज रेशियो क्या है। क्लियर है बच्चों? अब देखो जो पार्टिकल यहाँ वेलोसिटी सेलेक्टर से निकलेगा, हमने बताया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। नेचर उसका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब होगा क्या देखो, अब ये क्या करेगा, एक दूसरे रीजन के अंदर एंटर कर रहा है और मान के चलते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, सॉरी केवल बी है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना सिर्फ बी। ठीक है। ये भी क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द पेज है। मैं लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू माइनस बी के नॉट। ठीक है। फंडा क्लियर है। सपोज करके चलते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल था वो पॉजिटिव था। चार्ज पार्टिकल कैसा था बच्चों? पॉजिटिव था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा और घूम के ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा के रखा होगा? एक डिटेक्टर लगा के रखा होगा जो इस पार्टिकल को सेंस कर लेगा। ठीक है। इस पार्टिकल को क्या कर लेगा? वो सेंस कर लेगा। ठीक है ना। ये डायरेक्शन आ रही है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता बच्चों तो वो इस तरफ घूम जाता। ठीक है ना। ये डायरेक्शन आती फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। फंडा क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसी की बात करते हैं। कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस हम लोगों को मिल रहा है, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस हम लोगों को मिल रहा है वो कितना है? ये आर है। कितना है? आर। पार्टिकल यहाँ पर जो एंटर कर रहा था वो वी वेलोसिटी से कर रहा था। अब इसका वेलोसिटी तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का बी के नॉट। ठीक है ना। हैविंग वेलोसिटी v। ठीक है। तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू भी होगा बच्चों। होगा कि नहीं होगा? फंडा क्लियर? सिर्फ रेडियस देख रहे हैं, मास उसका m मान लिया, वेलोसिटी v था, चार्ज उसके ऊपर q, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास b, यानी कि m बाय क्यू इज इक्वल टू हमें मिल रहा है आर पी अपॉन में v। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ क्या ना। m बाई क्यू हम लोगों को क्या मिल रहा है? r इंटू में b अपॉन में v। अगर यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर दे, m बाई क्यू इज इक्वल टू r इंटू में b, और v का वैल्यू पुट कर दे ई नॉट, ये हम लोग लिख लेते हैं ई नॉट बी नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और ये बी नॉट हमने कंसिडर कर लिया था ई नॉट बी नॉट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया? मास बाय चार्ज रेशियो मिला। और ये मास बाय चार्ज रेशियो निकालने के लिए हमें सिर्फ पता होना चाहिए ये रेडियस कितना है। ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर ये तीनों चीज़ें हम लोगों को पता है तो हम लोग यहाँ पर मास बाय चार्ज रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना
क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ? एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना भाई। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें मास बाय चार्ज रेशियो मिल गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बीम है, ठीक है, एक बीम है ऑफ सिंगली आयनाइज्ड एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के हमारे पास कार्बन का हमारे पास आयनाइज एटम है जिसके ऊपर है के ऊपर चार्ज प्लस ई है, यानी कि एक बार ही आया हुआ है चार्ज, यानी कि प्लस का ई। ठीक है, ऑल हैव द सेम स्पीड एंटर्स इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर एज शोन इन द फिगर, यानी कि पीछे वाला वेलोसिटी सिलेक्टर वाला रीजन हमने हटा दिया। ठीक है ना, यहाँ पर वो एंटर करता है विद द वेलोसिटी v के साथ। ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर। द आयन स्ट्राइक द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा के रखे थे, डिटेक्टर लगा के रखा था। ये डिटेक्टर था बच्चों, इस डिटेक्टर के ऊपर आके वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है ना, और जो पार्टिकल आके स्ट्राइक करते हैं वो दो अलग अलग लोकेशन के ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है और एक पार्टिकल यहाँ पर आके स्ट्राइक करता है। ठीक है ना, कह रहे द C612 जो आइसोटोप है ट्रेस ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है वो C612 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कार्बन का कौन सा आइसोटॉप्स आएगा, यानी कि हम लोगों ने उसका क्या बताना है, मास नंबर बताना है। क्या बताना है बच्चों, मास नंबर बताना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। अब हम लोगों ने क्या बताना है, मास नंबर बताना है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो रेडियस इसका कितना दे रखा है बच्चों, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका जो डायमीटर है वो 30 हो गया, और दूसरे वाले का जो डायमीटर है वो कितना हो गया, 35। तो फ्रॉम द फिगर अगर हम सॉल्यूशन पे जाते हैं, द डायमीटर पहले रेडियस लिख लेते हैं, द रेडियस ऑफ स्मॉलर पाथ कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर निकालें, डायमीटर ऑफ स्मॉलर पाथ कितना जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इन द सेम वे, इन द सेम वे जो डायमीटर है ऑफ बिगर पाथ, बेटा देखो ये 30 तो ये कितना हो गया 35, डायमीटर है ये, देखिए ध्यान में रखना। ठीक है ना, कितना है बच्चों, 35 सेंटीमीटर। हमने डायमीटर क्यों निकाला, क्योंकि रेडियस भी निकालते हैं, इसका तो 15 और दूसरे वाले का 17.5 आता। हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं पॉइंट्स में, तो हम लोगों ने डायमीटर लिख लिया। अब देखो हमने फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी, एम वी अपॉन में क्यू बी निकाला था। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, मास नंबर चाहिए। तो मास हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू क्यू आर बी अपॉन में v। ये हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया। फॉर केस फर्स्ट के लिए बच्चों हम मान लेते हैं m1 q1 r1 b1 अपॉन में v1, और केस सेकंड के लिए बच्चों ये मान लेते हैं हमारे पास m2 आता है, वो q2 r2 b2 अपॉन में v2 आता है। अब रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहले देखो दोनों के अंदर चार्ज क्या है, सेम है, तो ये चार्ज क्या हो गया q। इसका रेडियस कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर है छोटे वाले का। रेडियस की जगह डायमीटर ले सकते हैं 2d, एक ही बात है क्योंकि कट जाएगा रेशियो के अंदर। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर। N2 में b कितना है, दोनों में सेम है, से b वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम।
इसी तरह M2 चार्ज इसका भी सेम है, रेडियस की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, डायमीटर 35, मैग्नेटिक फील्ड सेम है बच्चों, और वेलोसिटी भी क्या है, सेम। M1 अपॉन में M2 निकालने के लिए बोला, देखो M1 कितना, Q इंटू में 30 इंटू में B अपॉन में V, ये हो गया Q इंटू में 35 इंटू में B अपॉन में V। क्लियर है बच्चों? अब देखो Q से Q कट गया, B से B कट गया, V से V कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो M1 जो हमें दे रखा है वो 12 दे रखा है, M2 हम लोगों ने निकालना, क्योंकि आइसोटॉप्स दे रखा है ना C612, C612, तो इसका M1 हम लोगों को दे रखा है M1 12, ठीक है। तो M1 यहाँ पर हो गया बच्चों 12, ठीक है। M2 हम लोगों ने निकालना है, ये यहाँ पर 30, यहाँ पर ये 35, ये 2 पे चला गया, ये 5 पे चला गया, ये कट के 7 पे चला गया, ठीक है। 6 2 12, 6 5 30, 5 से 35 को काट दिया, 7 पे चला गया, 7 दूनी 14, तो M2 कितना आ गया, 14 आ गया। यानी कि जो दूसरा कार्बन एटम या कार्बन आयन था वो था C614, जिसका मास नंबर हमारे पास 14 था। क्लियर है बच्चों? बात समझ में ही आप लोगों के कि हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्लियर है? एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि एक बीम है हमारे पास, क्या है, एक बीम है, ठीक है। इक्वली चार्ज पार्टिकल हैं बच्चों हमारे पास, कैसे हैं, इक्वली चार्ज पार्टिकल है आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्टेज V, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने उनको अब सेम वेलोसिटी की बजाय क्या कहा, हमने सेम वोल्टेज के साथ उनको एक्सेलरेट करा दिया, यानी कि जब एंटर करेंगे यहाँ पर तो उनका वेलोसिटी क्या होगा, सबका सेम होगा, ठीक है ना। फंडा क्लियर है? अब कहते हैं कि वो एंटर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बी के अंदर, जैसा कि हमें फिगर के अंदर दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। कहता है कि इट इज़ फाउंड दैट ऑल द पार्टिकल हिट द प्लेट बिटवीन द सी एंड डी, यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे आते हैं और सी और डी के बीच में आकर ये हिट करते हैं, या तो यहाँ हिट करेगा सबसे कम, या सबसे ज़्यादा रेडियस उसका यहाँ होगा, यानी कि 2 रेडियस ऐसे वो दिखाएगा। क्लियर है? तो सी से डी के बीच में आके हिट करते हैं। तो पूछ रहे फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन द मासेस ऑफ हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द बीम, यानी कि हम लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पर जो लाइटेस्ट पार्टिकल और जो हैवीएस्ट पार्टिकल है जो स्ट्राइक करेगा उनका मास का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों ने बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो हम लोगों ने रेडियस का जो फॉर्मूला था वो भी लिखा था, R इज इक्वल टू mv अपॉन में qv, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू p, यानी कि मोमेंटम अपॉन में qb। R को लिख सकते हैं बच्चों 2mk का होल रूट अपॉन में qb, और इसको भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2m q इंटू में v, यानी कि पोटेंशियल के टर्म में अपॉन में qb, यानी कि R इज इक्वल टू, अगर पूरे का निकालना चाहते हैं 2m/qv, अंदर लाने के लिए इसका भी q स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया बच्चों। अब एक q से एक q हमारा कट गया, तो यहाँ पर बच्चों हमें मिल गया R, और वो R आ गया 2mv अपॉन में qb स्क्वायर, ठीक है। फंडा क्लियर है? यानी कि अब 2 कांस्टेंट, v कांस्टेंट, q कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट, ठीक है। तो R हम लोगों को जो मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m के, ठीक है। या हम कहें कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि अगर मास ज़्यादा है किसी पार्टिकल का तो उसका रेडियस भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। रेडियस की बजाय हम कह सकते हैं उसका डायमीटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा,
अगर मास कम है तो रेडियस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा, या हम कहें उसका डायमीटर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। मैं डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले फिगर के अंदर हम लोग देखें ना, तो हम लोगों को ये एल दे रखा है और ये एल हमारा स्मॉलर वाले पार्टिकल के डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये जो रेड से मैंने मार्किंग करी उसका जो डायमीटर है वो हमें निकल रहा है एल प्लस डी के। ठीक है, तो रेडियस लेता तो मुझे बाय 2 करना पड़ता, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने डायमीटर लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो हैवीएस्ट पार्टिकल होगा वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, एल प्लस डी यानी कि इस वाले डायमीटर पे जाके स्ट्राइक करेगा, और जो लाइटेस्ट पार्टिकल होगा वो हमारा एल यानी कि पार्टिकल सी पर जाके स्ट्राइक करेगा, यानी कि डायमीटर इसका कितना बच्चों, एल है, एल का स्क्वायर। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एम हैवीएस्ट डिवाइडेड बाय एम लाइटेस्ट, वो आ जाएगा एल प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, सॉरी एम हैवीएस्ट अपॉन में एम लाइटेस्ट का जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा एल प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई, कर पाओगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लें हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि एक फाइन पेंसिल है ऑफ बीटा पार्टिकल, एक फाइन पेंसिल ऑफ बीटा पार्टिकल यानी कि ऐसे बीम निकल रही है ये, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल के, बीटा मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल मूविंग विद स्पीड वी स्पीड से यहाँ पर एंटर करते हैं बच्चों, किस कौन सा रीजन के अंदर, ये रीजन फर्स्ट है, ठीक है, वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इन्होंने शो नहीं करी, यानी कि वो हम लोगों ने बतानी है, ठीक है। बोथ आर प्रेजेंट देन बीटा पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन सेकंड, यानी कि ये रीजन सेकंड हो गया, ये वाला रीजन कैसा हो गया बच्चों, ये वाला रीजन सेकंड हो गया, वेयर ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। और दोनों में जो बीटा पार्टिकल का पाथ था वो हम लोगों को दिखा के रखा हुआ है। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन था, चार्ज पार्टिकल कौन था बच्चों, इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एफ ई ऊपर की तरफ है, एफ ई किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ, तो एफ बी किधर होगा, नीचे की तरफ। तो मैं दिखा रहा हूँ कि एफ ई ऊपर की तरफ होगा और एफ बी किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, फंडा क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग अब दिखाएं, देखो ये क्या है, थंब क्या देगा हमें, फोर्स की डायरेक्शन देगा, थंब क्या देगा बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन देगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल गई, ठीक है। और आई क्या देता है, ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देता है, तो अगर बीम इलेक्ट्रॉन किधर जा रही है तो करंट हमारा इधर जा रहा है, तो हम लोग दिखा पा रहे हैं ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा करंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द पेज है, ठीक है ना। तो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द रीजन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन
ऑफ पेपर या पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है। यही बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कह रहे हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन द ई एंड बी इन रीजन फर्स्ट, तो हमें पता है कि भाई v इज इक्वल टू ई बाय बी होता है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोगों से पूछ रहा है कि डिराइव द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर द बीटा पार्टिकल इन द रीजन सेकेंड। अरे वाह, बड़ा आसान सा स्टेटमेंट बन गया अब हमारे लिए कि अगर उसने सी पॉइंट हम लोगों से पूछा है कि आर हम लोगों ने बताना, और वो आर हमारे पास होता है एम वी अपॉन में क्यू बी, और ये क्यू बी हमारे पास सेकेंड रीजन के अंदर है बेटा, क्योंकि सेकेंड रीजन का फील्ड हमसे पूछा है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात क्लियर हुई। अब आर एम वी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ई क्यू और ई बाय बी, और ये बी फर्स्ट रीजन का और ये सेकंड रीजन का, तो ये हमें रेडियस मिल गया, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, यानी कि बी फर्स्ट रीजन का और बी सेकंड रीजन का दोनों हमें चाहिए, दोनों अगर हमारे पास है तो हम लोग रेडियस भी बता सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ पॉइंट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन सेकंड इज चेंज टू n टाइम्स एज द अर्लियर वैल्यू ऑफ कीपिंग अर्लियर वैल्यू, यानी कि जो सेकंड रीजन के अंदर है हमने b जो पहले रीजन के अंदर था उसका हमने n टाइम्स कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, n टाइम्स कर दिया। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि जो रीजन फर्स्ट था बच्चों, क्या था हमारे पास, रीजन फर्स्ट था, उस रीजन फर्स्ट के अंदर हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। अगर इसके अंदर हमारा जो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता तो उसका रेडियस r होता, वो r होता एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है, r होता एम वी अपॉन में क्यू बी। अब कहता है कि रीजन सेकंड की बात करते हैं, रीजन सेकंड की बात करते हैं। यहाँ रीजन सेकंड की बात करें तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी कर दे, एन बी कर दे। यहाँ पर अब चार्ज पार्टिकल फिर ऐसे गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा, अगर गोल गोल घूमेगा तो मान लेते हैं उसका रेडियस कितना हो गया, आर डैश हो गया। तो कह रहा है कि आर डैश क्या होगा ये हम लोगों ने बताना है, वो कितना चेंज होगा ये हम लोगों ने बताना। तो कह रहे हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन सेकेंड इज चेंज टू n टाइम्स द अर्लियर वैल्यू keeping b1 is the same, find the factor by which the radius of the circular path would change, ठीक है ना। यानी कि रीजन सेकंड के अंदर, सॉरी रीजन सेकंड के अंदर पहले एम वी अपॉन में क्यू भी था, अब हम लोगों ने n टाइम्स कर दिया सेकंड रीजन, बेटा सॉरी ये हमारा सेकंड रीजन था। सेकंड रीजन के अंदर हम लोगों ने पहले हमारे पास मान लो b था, अब हम लोगों ने एन बी कर दिया, तो पूछ रहा है कि रेडियस कितना चेंज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि आर डैश होगा, आर डैश होगा वो होगा एम वी अपॉन में क्यू, और बी की वैल्यू कितनी होगी, एन बी हो गया, आर डैश एम वी अपॉन में क्यू बी इंटू में एन हो गया, आर डैश। अब ये देखो ये पहले वाली रेडियस थी आर बाय एन, यानी कि ये एन टाइम्स से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय एन टाइम्स डिक्रीज, आर डैश। यानी कि फील्ड का स्ट्रेंथ अगर हमने एन टाइम्स बढ़ा दिया, फील्ड का स्ट्रेंथ अगर हम लोगों ने एन टाइम्स बढ़ा दिया तो हमारा रेडियस एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, रीजन सेकंड के अंदर ही हमारे पास रेडियस पहले एम वी अपॉन में क्यू बी मान के चल रहे थे, बाद में हमने फील्ड का स्ट्रेंथ एन बी बढ़ा दिया, तो उसने पूछ लिया कि अब रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ डिराइव करा, सॉल्व करा, और पता चला कि जो हमारा रेडियस है वो एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू के, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। थैंक यू बेटा। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की।